नमस्कार मित्रों, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आचार्य वैभव शर्मा आज आपके सामने संस्कृत जो भाषा है उसमें जो टॉपिक है छंद, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। हर बार रीट एग्जाम में जो छंद का एक प्रश्न आता है तो वो हमारा गलत नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले छंद की परिभाषा, यदक्षर परिमाणम तदच्छंद है। जहां अक्षरों की गिनती की जाती है या परिगणन किया जाता है उसे हम छंद कहते हैं। छंद का जो शाब्दिक अर्थ है वह है आच्छादन या आह्लादन होता है। पढ़ने जा रहे हैं, टॉपिक है आपके छंद। सबसे पहले छंद की परिभाषा, यदक्षर परिमाणम तदच्छंद जहां पर अक्षरों की गिनती की जाती है उसे छंद कहते हैं। बात करें छंद का जो शाब्दिक अर्थ है, छंद का जो शाब्दिक अर्थ है वह है आच्छादन या आह्लादन। कहा भी गया है वेदौ तु पादस्य पादौ तु वेदस्य। वेदों के जो पैर है छंद को माना गया है। बात करें छंद के प्रणेता की, तो छंद के जो प्रणेता हैं वो हैं आपके पिंगल मुनि। पिंगल मुनि की पुस्तक का जो नाम है वो है छंद शास्त्रम या छंद सूत्रम। पढ़ रहे हैं हम छंद। छंद में से हर बार एक प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहले हमने जो परिभाषा पढ़ी, यदक्षर परिमाणम तदच्छंद है। जहां पर अक्षरों की गिनती की जाती है, जहां पर अक्षरों का परिगणन किया जाता है उसे छंद कहते हैं। उसके बाद छंद का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है आच्छादन या आह्लादन। पादौ तु वेदस्य, वेदों के पैर किसको माना गया है? छंद को माना गया है। और जो छंद के प्रणेता हैं वो आपके पिंगल मुनि, जिनकी पुस्तक का नाम छंद शास्त्रम या छंद सूत्रम है। आगे बात करते हैं, छंद दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है मात्रिक छंद और एक होता है वर्णिक छंद। मात्रिक छंद को जाति छंद भी कहते हैं और वर्णिक छंद को वृत्तिक छंद भी कहा जाता है। तो जो छंदों के प्रकार हैं वो आपके दो हैं, एक तो मात्रिक छंद और एक वर्णिक छंद। मात्रिक छंद को जाति छंद और वर्णिक छंद को वृत्त छंद या वृत्तिक छंद कहा जाता है। तो यहां तक अब ने पढ़ा परिभाषा, यदक्षर परिमाणम तदच्छंद है। जहां पर अक्षरों की गिनती की जाती है उसे छंद कहते हैं। शाब्दिक अर्थ होता है आच्छादन या आह्लादन। पादौ तु वेदस्य, वेदों के पैर छंद को माना जाता है। और छंद के जो प्रणेता हैं वो हैं आपके पिंगल मुनि। और पिंगल मुनि की जो पुस्तक है उस पुस्तक का नाम है छंद शास्त्रम या छंद सूत्रम। छंदों के प्रकार दो प्रकार, एक तो मात्रिक छंद और एक आपके वर्णिक छंद। मात्रिक छंद को जाति छंद और वर्णिक छंद को वृत्तिक छंद के नाम से जानते हैं।
छंद के दो प्रकार, एक तो है आपके मात्रिक छंद और एक होता है आपके वर्णिक छंद। मात्रिक छंद को हम जाति छंद भी कहते हैं और वर्णिक छंद को वृत्तिक छंद या वृत्त छंद भी कहते हैं। जैसे मात्रिक छंद आपके पाठ्यक्रम में एक है आर्या, बाकी के जो सभी छंद हैं वो हैं आपके वर्णिक छंद, जहां पर वर्णों को गिना जाता है, जबकि मात्रिक छंद में मात्राओं को गिना जाता है। जैसे बात करें हम अनुष्टुप छंद, वंशज छंद, इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, मालनी, द्रुत विलंबित, भुजंग प्रियात, बात करें आगे की मंदाक्रांता, शिखरणी और स्रगधरा, ये सभी आपके वर्णिक छंद हैं। छंद के दो प्रकार, पहला है मात्रिक जिसको हम जाति छंद कहते हैं, दूसरा है आपके वर्णिक जिसको हम वृत्त छंद कहते हैं। जैसे बात करें लघु और दीर्घ, लघु को हम ह्रस्व कहते हैं और दीर्घ को हम गुरु कहते हैं। लघु का चिन्ह एक के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जबकि गुरु का जो चिन्ह होता है वो एस के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर कि लघु कौन कौन से हैं और दीर्घ कौन कौन से हैं। लघु जिसको हम ह्रस्व भी कहते हैं और लघु के लिए हम एक का चिन्ह काम में लाते हैं, और दूसरा है आपके दीर्घ, और दीर्घ की बात करें तो दीर्घ के लिए हम एस का चिन्ह प्रयोग में लाते हैं। तो यहां पर देखें दीर्घ आपके जो स्वर हैं वो कौन कौन से स्वर हैं, लघु कौन कौन से स्वर हैं। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं लघु स्वरों की, ए, ई, उ, री और री। ये जो पांचों स्वर हैं ये किस श्रेणी में आते हैं, लघु की श्रेणी में आते हैं। तो चिन्ह कौन सा होगा, एक का चिन्ह होगा। जैसे बात करें दीर्घ की, दीर्घ में जैसे आपके आ है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है, ए है, आई है, ओ है और औ है। ये जो आपके हैं ये दीर्घ स्वरों की श्रेणी में आते हैं। तो इनके लिए जो स्वर है तो आपके कौन सा स्वर, दीर्घ स्वर, और दीर्घ स्वर के लिए एस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे बात करें कभी कभी, जैसे मान लो किसी का संयोग हो और लघु स्वर से आगे हलंत लगा हो और यदि अनुस्वार लगा हो और विसर्ग लगा हो, तो पहले वाले वर्ण को भी क्या मान लिया जाता है, दीर्घ मान लिया जाता है। तो कहने का मतलब संयोगे गुरु, संयोग होने पर क्या माना जाता है, गुरु माना जाता है। हलंत हो, अनुस्वार हो और विसर्ग हो। तो जो आपके संयोग, हलंत, अनुस्वार और विसर्ग होने पर भी जो लघु है उसको क्या मान लिया जाता है, गुरु मान लिया जाता है। तो जैसे मान लो कोई लघु वर्ण है और लघु से आगे वाला जो वर्ण है जिसके क्या लगा हो, हलंत लगा हो, उसको क्या मानेंगे, गुरु मानते हैं। उसके ऊपर यदि लघु वर्ण के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है उसको भी क्या मानेंगे, गुरु मानेंगे। और यदि किसी लघु स्वर के बाद में यदि विसर्ग लगा हुआ है या विसर्ग, जैसे मैं है तो मैं आपके क्या है, लघु है, लघु के आगे क्या लग गया है, विसर्ग, तो इसको क्या मान लिया जाता है, गुरु मान लिया जाता है। तो कहने का मतलब संयोग होने पर, हलंत लगने पर, अनुस्वार लगने पर और विसर्ग लगने पर क्या माना जाता है, गुरु मान लिया जाता है। तो कहने का मतलब लघु के लिए एक का प्रयोग, दीर्घ के लिए एस का प्रयोग, और गुरु कब कब माना जाता है। मान लो कोई आपके है जिसमें हमको आवश्यकता पड़ी कि लघु को गुरु मान लिया जाता है, तो अंतिम जो वर्ण है हमको आवश्यकता पड़ रही है कि हमको क्या मानना है, गुरु। तो आवश्यकता पड़ने पर भी अंतिम वर्ण लघु को भी हम क्या मान सकते हैं, गुरु मान सकते हैं।
तो आवश्यकता पड़ने पर लघु को क्या मान लिया जाता है? लघु को गुरु मान लिया जाता है। जैसे बात करें आगे की, तो आगे आपके गण कहते हैं चिन्ह को। संस्कृत में जो गण होते हैं वो 8 माने गए। किसके आधार पर? छंद के आधार पर। जैसे बात करें गणों की, तो एक सूत्र आता है, यह माता राज भान सलगम। ये से बनता है यगण, मैं से बनता है मगण, तैसे बनता है तगण, रे से बनता है रगण, जैसे बनता है जगण, भैसे बनता है भगण, ने से बनता है नगण, सैसे बनता है सगण। जैसे ले गम, तो ले से बनता है लघु और मैं से बनता है गुरु। गण आपके कितने होते हैं? 8। जैसे बात कर रहे हैं, अब गणों को पढ़ेंगे। इसके बाद छंद के 2 प्रकार पढ़े हमने। एक तो मात्रिक छंद जिसको हम जाति छंद कहते हैं, एक पढ़ा हमने वर्णिक छंद जिसको वृत्त छंद भी कहते हैं। लघु के लिए ह्रस्व का हमने प्रयोग किया। जैसे लघु के लिए 1 का प्रयोग करते हैं, और जैसे ए, ई, उ, री और री। जैसे दीर्घ की बात करें, दीर्घ के लिए एक शब्द और आता है जिसको हम गुरु कहते हैं, और गुरु के लिए एस का प्रयोग करते हैं। आ, बड़ी, बड़ाऊ, ए, आई और औ। संयोगे गुरु, संयोग होने पर गुरु बनता है। हलंत लगने पर भी पहले वाला वर्ण गुरु हो जाता है। अनुस्वार लगने पर भी लघु गुरु में बदलता है, और विसर्ग लगने पर भी लघु किस में बदलता है? गुरु में बदलता है। आगे पढ़ने जा रहे हैं गण व्यवस्था, और गण आपके 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8। एक सूत्र निकल के आता है, यह माता राज भान सलगम। ये से बनता है यगण, मैं से बनता है मगण, तै से बनता है तगण, रे से बनता है रगण, जैसे बनता है जगण, भय से बनता है भगण। तो ये 8 गण पढ़ेंगे अभी हम। गणों की बात कर रहे हैं कि गण 8 होते हैं। एक सूत्र निकल के आता है, ये मा, ता, रा, जय, भा, ने, से, ले, गे, मैं। तो यहां पर देखें, ये से बनता है यगण, मैं से मगण, तै से तगण, रे से रगण, जय से जगण, भय से भगण, ने से नगण, से सगण, ले से लघु और गे से गुरु। इस प्रकार जो गणों की जो संख्या है वो आपके 8 होती है। तो सबसे पहले हम जो पहला गण है वो है आपके यगण, दूसरा है आपके मगण, तीसरा है आपके तगण, चौथा है आपके रगण, पांचवा है आपके जगण, छठा है आपके भगण, सातवां है आपके नगण, आठवां है आपके सगण। ये आपके 8 गण होते हैं। यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण। यहां पर देखें तो यहां पर 3-3 का जोड़ा बनाते हैं। सबसे पहले यगण में क्या आएगा? यह माता, फिर यह को छोड़ेंगे तो फिर क्या आएगा? मातारा, मैं को छोड़ेंगे तो क्या आएगा? ताराज, ते को छोड़ेंगे तो क्या आएगा? राजे भा, रे को छोड़ेंगे तो क्या आएगा? जय भाने, जय को छोड़ेंगे तो क्या आएगा? भाने से, भग को छोड़ेंगे तो क्या आएगा? ने से ले, ने को छोड़ेंगे तो क्या आएगा? से ले गम। तो यहां पर इस प्रकार इन गणों का निर्माण होगा। जैसे यगण की बात कर रहे हैं तो यगण में आपके आता है ये माता, और यह माता के ऊपर जब चिन्ह लगाते हैं तो चिन्ह में बनता है 155। ये के ऊपर कैसा है? लघु तो 1 का प्रयोग किया, माँ कैसा है? दीर्घ तो एस का प्रयोग किया, ता कैसा है? दीर्घ तो किसका प्रयोग किया? एस का प्रयोग किया।
अब एस का प्रयोग किया तो हम इसको कह सकते हैं 155। उसी प्रकार अब यह को छोड़ेंगे तो आगे क्या बन रहा है, मातारा। तो यहां पर देखें मातारा, मातारा में देखें कि तीनों वर्ण कैसे हैं आपके दीर्घ, और तीनों वर्ण जब दीर्घ है तो दीर्घ के लिए हम एस का प्रयोग करते हैं, गुरु के लिए एस का प्रयोग करते हैं। तो यहां आपके बनता है 555। मैं को छोड़ेंगे तो आगे क्या बनेगा, ताराज। तो दो तो आपके गुरु हैं और एक क्या है, लघु। तो यहां पर 551। जैसे यहां रगण की बात करें तो यहां ताराज है, तो तय को छोड़ देंगे तो क्या बनेगा, राजे भा। तो यहां पर देखें दो तो आपके गुरु हैं और बीच में क्या है, लघु। तो यहां बनेगा आपके 515। जैसे बात करें अब रे को छोड़ेंगे तो क्या बनेगा, जबहाना। तो यहां पर बात करें कि हमने तो क्या बनेगा 151। यहां बात करें भगण की तो जय को छोड़ेंगे तो भाने से। भानस की बात करें तो यहां क्या बनेगा 511। जैसे भानस में बात करें भय को छोड़ेंगे तो नए से ले। नस्ल की बात करें तो तीनों कैसे हैं, लघु हैं। लघु हैं तो लघु के लिए हम एक का प्रयोग 111। ने को छोड़ेंगे तो क्या बनेगा, सैलेगम। तो मैंने बताया था कि हलंत वर्ण लगा हुआ है तो पहले वाला क्या हो जाता है, गुरु, और गुरु होने पर यहां पर बनेगा आपके 115। तो यहां देखें इनके कुछ नाम रख दिए जाते हैं। नाम रखने की बात करें जैसे दो तो आपके क्या है, गुरु और एक क्या है, लघु। तो इसको कहते हैं आदि लघु। आदि का मतलब होता है प्रारंभ। प्रारंभ में इसमें क्या आ रहा है, लघु आ रहा है तो नाम पड़ा आदि लघु। जैसे यहां पर तीनों गुरु हैं तो त्रिगुरु। जैसे यहां अंत में लघु है तो अंत लघु। जैसे यहां बीच में क्या है, लघु है तो मध्य लघु। जैसे यहां पर देखें बीच में क्या है, गुरु, तो मध्य गुरु। तो यहां पर देखें प्रारंभ में क्या है, गुरु, तो आदि गुरु। यहां पर देखें तीनों कैसे हैं, लघु, तो त्रि लघु। यहां पर देखें कि अंत में क्या है, गुरु, तो अंत गुरु। तो ऐसे नाम रख दिए जाते हैं। तो कहने का मतलब यहां से प्रश्न कम पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है छंदों में से, और छंदों में से भी वर्णिक छंद में से ज्यादा प्रश्न पूछते हैं। और वर्णिक छंद में से जैसे बात करें सबसे पहला वर्णिक जो छंद है वो है आपके अनुष्टुप, 8 वर्णों वाला। अनुष्टुप के बाद आते हैं 11 वर्ण वाले इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा, उपजाति। फिर 12 वर्ण वाले आते हैं वंशस्थ, द्रुत विलंबित और भुजंग प्रियात। फिर उसके बाद 14 वर्ण वाला है वसंत तिलका। 15 वर्ण वाला आता है मालिनी। 17 वर्ण वाले दो हैं मंदाक्रांता और शिखरणी। और 19 वर्णों वाला जो छंद है वो है आपके शार्दुल विक्रीड़तम। और 21 वर्णों वाला जो छंद है वो है आपके श्रगधरा। इन छंदों में से एक प्रश्न पूछा जाता है और एक एक प्रश्न से ही हम क्या बनाते हैं, परसेंटेज। एक एक ही प्रश्न से हम क्या लेते हैं, सिलेक्शन। एक एक नंबर से जब बच्चा रहता है तो ज्यादा रोता है, ज्यादा नंबर से रहता है तो कम रोता है। तो यहां पर देख रहे हैं हम इनके नाम कि जैसे इसका नाम जो है वो क्या होगा, आदि लघु। यहां पर देखें इसका नाम क्या होगा, त्रिगुरु। यहां पर देखें इसका नाम क्या होगा, अंत लघु। यहां पर देखें इसका नाम क्या होगा, मध्य लघु। यहां पर देखें इसका नाम क्या होगा, मध्य गुरु। यहां देखें आदि गुरु। यहां देखें त्रिलघु। यहां पर देखें अंत गुरु। यहां पर ये नाम रखे गए गणों की जो संख्या है वो 8 होती है। एक सूत्र आता है निकल के, यह माता राज भान सलगम, और यह माता राज भान सलगम से हम 8 गणों का निर्माण करते हैं। यगण का, मगण का, तगण का, रगण का, जगण का, भगण का, नगण का और सगण का। यहां पर देखें ये माता जोड़ा बना, ये माता का 155 आदि लघु कहते हैं। मातारा 555 त्रिगुरु, ताराज 551 अंत लघु, राजे भा 515 मध्य लघु, जय भाने 151 मध्य गुरु, भाने से 511 आदि गुरु, नए से ले
त्रिलघु, सलगम 115, अंतगुरु। यहां बात करें, ये अभी हमने पढ़े गण व्यवस्था, और अब सबसे पहले जो छंद पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम मात्रिक छंद। और मात्रिक छंद पाठ्यक्रम में एक ही है और वैसे होता भी एक ही है, जिसका नाम है आर्या। आर्या छंद एक मात्रिक छंद है और आर्य छंद का जो लक्षण है, यस्यापादे प्रथमा द्वादश मात्रस्तथा तृतीय अपि अष्टादश द्वितीय चतुर्थ के पंचदश सा आर्या, ये इसका लक्षण है। और लक्षण से ही हम पता लगा लेते हैं। जैसे बात करें चरणों की, तो चरण 4 होते हैं, चरण होते हैं 4, जिसको हम पाद भी कहते हैं। प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद। मात्रिक छंद, और मात्रिक छंद पढ़ने जा रहे हैं। पहला मात्रिक छंद है आर्या। आर्य छंद का जो लक्षण है वो देखते हैं कि आर्य छंद कहता क्या है। यस्यापादे द्वादश मात्रस्तथा तृतीय अपि अष्टादश द्वितीय पंचदश सार्या। यहां पर देखें, यस्यापादे प्रथमे द्वादश मात्रस्तथा तृतीय अपि, कि पहले और तीसरे पाद में, पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्रा होनी चाहिए? 12 मात्रा होनी चाहिए। पहले और तीसरे चरण में 12 मात्रा, अष्टादश द्वितीय और दूसरे चरण में 18 मात्रा होनी चाहिए। पंचदश सार्या, तो पंचदश सार्या, तो पंचदश कौन से चरण में होनी चाहिए? चतुर्थ चरण में होनी चाहिए। तो कहने का मतलब है पहले तीसरे 13 12 12 218 415, 13 12 12 218 415। जैसे यस्यापादे प्रथमे द्वादश मात्र तथा तृतीय अपि अष्टादश द्वितीय चतुर्थ के पंचदश सा आर्या। तो यहां पर चतुर्थ के तो अब देखें शॉर्ट में कैसे ट्रिक से हम इसको समझें कि कहने का मतलब है कि मात्रिक छंद क्या कहता है। मात्रिक छंद कहता है कि 13 पाद कहते हैं चरण को। पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्रा होनी चाहिए? 12 12 मात्रा होनी चाहिए। और मात्रिक छंद में हमेशा क्या गिनी जाती है? मात्रा गिनी जाती है। तो यहां पर कहते हैं आगे कि 218 का मतलब है कि दूसरे चरण में कितनी मात्रा होनी चाहिए? 18 मात्रा होनी चाहिए। आगे कहता है 415 का मतलब है कि चौथे चरण में कितनी मात्रा होनी चाहिए? 15 मात्रा होनी चाहिए। तो छंद कौन सा कहलाता है? आर्या छंद कहलाता है। मात्रिक छंद आपके एक ही है, आर्या। यस्यापादे प्रथमे द्वादश मात्र तथा तृतीय अपि अष्टादश द्वितीय चतुर्थ के पंचदश सार्या,
कि पहले तीसरे पाद में या चरण में 12-12 मात्रा होनी चाहिए, दूसरे में 18 होनी चाहिए और चौथे में 15 मात्रा होनी चाहिए, तो कौन सा छंद कहलाता है? आर्या छंद कहलाता है। इसमें से आपके उदाहरण देगा और उदाहरण देकर क्या पूछता है? छंद का नाम। पर मात्रिक छंद ने पूछकर जो आपके पूछा जाता है वो वर्णिक छंदों में से प्रश्न पूछा जाता है। तो मात्रिक छंद पे तो हमको इतना ही पूछता है मात्रिक छंद में से कि प्रथम चरण में कितनी मात्रा होती है? 12। तीसरे चरण में कितनी होती है? 12। दूसरे चरण में कितनी होती है? 18। चौथे चरण में कितनी होती है? 15। तो ये मात्राओं का पता होना चाहिए कि किस चरण में कितनी कितनी मात्रा होती है। पहले और तीसरे चरण में 12-12 होती है, दूसरे में 18 और चौथे में 15 मात्रा होती है। तो ये हमको पता होना चाहिए। जैसे बात करें गण चिन्ह कैसे लगाएं, कैसे मात्राओं का हम पता लगाएं कि कितनी कितनी मात्रा है। आधा वर्ण है, ये आधा वर्ण पहले वाले वर्ण में मिलेगा तो कैसा बन जाएगा? गुरु। और गुरु बनेगा तो यहां पर क्या लगाएं? एस। यहां पर एस, यहां पर एस, यहां पर भी एस। यहां पर देखें 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8। यहां देखें प्रथमे, यहां देखें प्रे। यदि इसमें यदि ये प्रे जुड़ा होता तो किसका प्रयोग करते? गुरु का। और प्रे का भी जब निर्माण करते हैं तो ध्यान रहे प्रे, पे और रे 2 वर्ण मिल रहे हैं क्या? और अलग होता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? लघु का प्रयोग करते हैं। एक एक। तो यहां पर देखें जब मात्राओं को गिना जाता है तो एक को 1 के रूप में और एस को 2 के रूप में गिनते हैं। एक की संख्या 1 और एस की संख्या कितनी होती है? 2। तो यहां पर देखें कि यहां पर जो प्रथम चरण है तो प्रथम चरण में कितनी मात्रा होनी चाहिए? 12 मात्रा होनी चाहिए। 2 2 4 2 6 2 8 1 9 और 1 10 और 2 12। तो यहां पर जो प्रथम चरण है उस प्रथम चरण में कितनी मात्रा है? 12 मात्रा। तो प्रथम के साथ हमको कौन सा चरण लेना है? तीसरा चरण लेना है। और तीसरे चरण में भी कितनी मात्रा होती है? 12 मात्रा होती है। तो यहां पर ये देखें कि तीसरा चरण पहले और तीसरे में जो है वो समान मात्रा है। तो यहां पर देखें यहां पर देखें 2 2 4 5 1 6 2 8 2 10 और 2 12। तो यहां पहले और तीसरे चरण में कैसी मात्रा है? समान। 12 भी इसमें और 12 भी इसमें, तो दोनों में 12-12 है। तो पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्रा होनी चाहिए? 12-12 मात्रा होनी चाहिए। अब आपके देखें यहां पर दूसरा चरण जिसमें कितनी मात्रा हो? 18 मात्रा हो। देखें यहां पर दूसरा चरण 2 3 4 2 6 2 8 1 9 2 11 1 12 2 14 2 16 और 1 17। तो मैंने कहा था कि यदि आवश्यकता अनुसार यदि हमको आवश्यकता पड़ती है लघु को गुरु मानने की तो हम अंतिम जो वर्ण है उसको क्या मान सकते हैं? गुरु मान सकते हैं। और गुरु जब माने तो यहाँ पर लघु को किस में बदल सकते हैं? हम गुरु में बदल सकते हैं। और गुरु में जब बदला तो हमारी कितनी मात्रा हो जाती है? दूसरे चरण में 18 मात्रा हो जाती है। यही कहता है आर्य छंद कि दूसरे चरण में आपके कितनी मात्रा होनी चाहिए? 18 मात्रा होनी चाहिए। बात करें चौथे चरण की कि चौथे चरण में कितनी मात्रा हो? 15 मात्रा हो। चौथे चरण में कितनी मात्रा होनी चाहिए? 15 मात्रा। तो यहां पर देखें चौथे चरण में भी गण चिन्हों का प्रयोग करते हैं, गण लगाते हैं। जैसे च है तो च कैसा है? लघु, तो लघु के लिए 1 का प्रयोग। यहां पर देखें तय, तय के बाद आधा रह आ रहा है तो आधा रह पहले वाले वर्ण में जुड़कर क्या बना देता है? गुरु बना देता है। यहां देखें लघु, यहां कैसा होगा? गुरु। यहां पर आधा है, आधा पहले वाले में जुड़ेगा तो क्या बन जाता है? गुरु बन जाता है। गुरु बना। यहां देखें लघु,
लघु लघु, यहाँ गुरु और यहाँ पर गुरु। अब इनको मात्राओं को गिने, 1 और 2 3 और 1 4, 2 6, 2 8, 2 10, 11, यहाँ 13 और 2 15। तो चौथे चरण में कितनी मात्रा होती है? 15 मात्रा होती है। पहले तीसरे चरण में 12 मात्रा, दूसरे में 18 मात्रा और चौथे में 15 मात्रा हो, कौन सा छंद कहलाता है? आर्या छंद कहलाता है। कौन सा छंद? आर्या छंद। यस्य पादे प्रथमे 12 मात्रस्तथा तृतीये अपि 18 द्वितीये चतुर्थ के 15 सा आर्या, ये आर्या छंद का क्या है? लक्षण है। तो यहां पर देखा हमने आर्या छंद कैसा छंद है? मात्रिक छंद है। पहले और तीसरे चरण में 12 मात्रा, दूसरे चरण में 18 मात्रा और चौथे चरण में 15 मात्रा होती है। किसमें? आर्या छंद में। ये आपका एक मात्रिक छंद है। मात्रिक छंद के बाद आगे की ओर जब बढ़ते हैं तो आपके आते हैं वर्णिक छंद। कौन से छंद आते हैं? वर्णिक छंद। और वर्णिक छंदों की जब बात करें हम, तो वर्णिक छंद में सबसे पहले जो आपका छंद है वो है अनुष्टुप छंद। और अनुष्टुप छंद की बात करें तो अनुष्टुप आपका वर्णिक छंद है और अनुष्टुप छंद में 8 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 8 वर्ण। जैसे बात करें लक्षण की, श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तम दीर्घ मन्ययो, ये इसका लक्षण है। पढ़ने जा रहे हैं आगे वर्णिक छंद, और वर्णिक छंद में भी हम जो पहला छंद पढ़ेंगे वो आपके है अनुष्टुप छंद। और इन्हीं वर्णिक छंदों में से एग्जाम में पूछा जाता है। मात्रिक छंद आर्या में से तो बस चरणों में मात्राएं पूछी जाती है कि पहले तीसरे में 12, दूसरे में 18 और चौथे में 15 मात्रा होती है। दूसरा जो छंद है वर्णिक छंद है। वर्णिक छंद में भी पहला जो छंद पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे अनुष्टुप छंद। श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तम दीर्घ मन्ययो। यहां पर देखें अनुष्टुप छंद का जो लक्षण है वो है श्लोके षष्ठम गुरु गेयम। श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तम दीर्घ मन्ययो। यहाँ पर कहा गया है कि श्लोक में जो छठा वर्ण होता है वो गुरु होना चाहिए, पांचवा वर्ण लघु होना चाहिए, द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तम दीर्घ मन्ययो। दूसरे और चौथे चरण में जो सातवां वर्ण है वो दीर्घ माना जाता है
और पहले और तीसरे चरण में जो सातवां वर्ण है वो लघु माना जाता है, ऐसा हमारा अनुष्टुप छंद का लक्षण कहता है। तो सबसे पहले अनुष्टुप छंद की बात कर रहे हैं, तो अनुष्टुप छंद में जो वर्ण हैं, वर्णों की जो संख्या है वो 8 होती है। कितनी होती है? 8। और कैसा छंद है ये? वर्णिक छंद है। तो सबसे पहले तो ये देखें कि जो हमारा लक्षण लिखा हुआ है उसमें प्रत्येक चरण में 8 वर्ण हैं क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8। कौन सा छंद है? अनुष्टुप छंद है। ध्यान रहे, आधे वर्ण को कभी गिना नहीं जाता, हमेशा जो वर्ण गिना जाता है वो पूरा होना चाहिए। तो गिनती जो करनी है वो पूरे वर्ण की करनी है, और पूरे वर्ण को गिनकर हमको छंद का क्या बताना है? नाम बताना है। दूसरे चरण में देखें 1 2 3 4 5 6 7 8। तीसरे चरण में 1 2 3 4 5 6 7 8। चौथे चरण में देखें 1 2 3 4 5 6 7 8। तो चारों चरणों में हैं वो समान वर्ण होंगे, और जब 8 वर्ण है तो छंद का नाम कैसा होगा? अनुष्टुप छंद होगा। यहाँ पर देखें कि अनुष्टुप छंद कहता क्या है? अनुष्टुप छंद कहता है श्लोके षष्ठम गुरु गेयम, कि श्लोक में जो छठा वर्ण है वो कैसा होना चाहिए? गुरु होना चाहिए। श्लोक में जो छठा वर्ण है वो कैसा होना चाहिए? गुरु होना चाहिए। तो यहां पर देखें आगे क्या कह रहा है? सर्वत्र लघु पंचमम, और सभी जगह जो 5वां वर्ण है वो कैसा होगा? लघु होता है। कैसा होता है? लघु। तो 5वां वर्ण कैसा होना चाहिए? लघु होना चाहिए। आगे कह रहा है कि द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम। आगे कहता है कि जो 7वां वर्ण है वो आपके दूसरे और चौथे पाद में या चरण में कैसा होना चाहिए? गुरु होना चाहिए। और जब दूसरा और चौथा चरण यहां आ चुका तो आपके पहला और तीसरा चरण बनता है, और पहले और तीसरे चरण में जो आपका 7वां वर्ण है वो आपके कैसा होना चाहिए? लघु होना चाहिए। ये हमारा कौन सा छंद कहता है? अनुष्टुप छंद कहता है। कौन सा छंद कहता है? अनुष्टुप छंद कहता है। वर्णिक छंद है, 8 वर्णों वाला छंद है। लक्षण इसका जो है श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तम दीर्घ मन्ययो, ये इसका लक्षण है। लक्षण कह रहा है कि छठा वर्ण क्या हो? गुरु हो। 5वां वर्ण क्या हो? लघु हो। 7वां वर्ण दूसरे और चौथे चरण में गुरु होना चाहिए, और 7वां वर्ण पहले और तीसरे चरण में कैसा होना चाहिए? लघु होना चाहिए। देखते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कौन सा वर्ण? छठा वर्ण। छठा वर्ण सभी में क्या होना चाहिए? यहां देखें गुरु है। कौन सा है? गुरु। तो देखें छठा वर्ण 1 2 3 4 5 6। यहां देखें गे का प्रयोग किया है। गे आपके कौन सा व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन है, 2 से मिलकर बनता है। तो मैंने कहा कि पहले वाला वर्ण क्या हो जाता है? गुरु हो जाता है। तो यहां पर जो छठा वर्ण है कैसा है? गुरु। यहां पर देखें 1 2 3 4 5 6। तो ये आधा वर्ण पहले वाले में जुड़ता है तो ये क्या बन जाता है? गुरु। तो यहां पर भी छठा वर्ण क्या है? गुरु। यहां देखें 1 2 3 4 5 6। तो यहां पर ओ की मात्रा है तो ओ किस में आता है? गुरु में। तो यहां पर भी छठा वर्ण कैसा है? गुरु। यहां पर देखें 1 2 3 4 5 6। यहां आधा वर्ण पहले वाले में जुड़ता है तो ये कैसा हो गया? गुरु। तो यहां पर छठा वर्ण क्या है? गुरु। तो आगे कहता है कि 5वां वर्ण क्या होना चाहिए? लघु होना चाहिए। 1 2 3 4 5 कैसा है? लघु। 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 यहां पर देखें 7वां वर्ण दूसरे और चौथे चरण में।
दूसरा और चौथा, पहला और तीसरा। तो यहां पर दूसरा और चौथा देखेंगे कि दूसरा और चौथा चरण में सातवां वर्ण कैसा होना चाहिए गुरु। तो यहां पर देखें 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहां पर देखें ये सातवां वर्ण है जो कैसा होना चाहिए, दूसरे और चौथे चरण में लघु होना चाहिए और पहले तीसरे चरण में गुरु होना चाहिए। देखें यहां पर छठा वर्ण गुरु, पांचवा वर्ण लघु, सातवां वर्ण दूसरे चौथे चरण में लघु और पहले तीसरे चरण में गुरु होना चाहिए। द्विचतुष्पाद पादयो हरिस्वम, दूसरा और चौथा पाद, दूसरे चौथे पाद में लघु और इसके अलावा दूसरे चौथे के बाद बनता है पहला तीसरा, उसमें क्या होता है, गुरु माना जाता है। तो यहां पर देखें सातवां वर्ण क्या है, लघु। यहां पर भी देखें सातवां वर्ण क्या है, ये भी क्या है, लघु। यहां पर देखें सातवां वर्ण क्या है, ये एक ही मात्रा है, एक ही मात्रा है तो क्या है, गुरु। यहां पर देखें सातवां वर्ण, आधा वर्ण पहले वाले में जुड़ रहा है तो ये क्या है, गुरु। पहले तीसरे चरण में तो क्या होना चाहिए, गुरु होना चाहिए और दूसरे और चौथे चरण में क्या होना चाहिए, लघु होना चाहिए। अगला जो छंद है वो है 8वें वर्ण के बाद 11 वर्णों वाला और 11 वर्ण वाले 3 छंद है, इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा और उपजाति। इंद्रवज्रा की बात करें तो 11 वर्ण, पहला वर्ण गुरु होना चाहिए, जिसमें पहला वर्ण गुरु हो और वर्णों की संख्या 11 हो तो छंद इंद्रवज्रा कहलाता है। ऐसा छंद जिसमें 11 वर्ण हो और पहला वर्ण लघु है तो छंद उपेंद्रवज्रा कहलाता है। ऐसा छंद जिसमें दोनों ही छंदों का मिश्रण हो तो छंद उपजाति कहलाता है। पढ़ने जा रहे हैं दूसरा छंद जिसका नाम है इंद्रवज्रा। दूसरा जो छंद है उस छंद का नाम है इंद्रवज्रा छंद। इंद्रवज्रा उपेंद्रवज्रा दोनों भाई हैं। एक छंद में तो प्रथम वर्ण जो है वो गुरु होता है, एक छंद में जो प्रथम वर्ण है वो लघु होता है। तो इंद्रवज्रा छंद है, इंद्रवज्रा जो छंद है, इंद्रवज्रा में जो वर्णों की संख्या है, कितने वर्ण होते हैं, 11 वर्ण। और एक ट्रिक निकल के आती है इंद्रवज्रा में से कि प्रथम वर्ण, इसमें जो प्रथम वर्ण होता है वो क्या होता है, गुरु होता है। क्या होता है, गुरु होता है। तो यहां पर देखें इंद्रवज्रा का जो लक्षण है, शादी इंद्रवज्रा यदि तऊ जगौगे, यहां पर देखें शादी इंद्रवज्रा यदि तऊ जगोगे, सबसे पहले तो इसमें वर्णों को गिने कि कितने वर्ण हैं। आधे वर्ण को नहीं गिनते तो कौन सा वर्ण गिनते हैं, पूरा वर्ण गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। और सबसे पहले मैंने कहा कि इसको ट्रिक पहचानने की ट्रिक है कि पहला वर्ण क्या होना चाहिए, गुरु होना चाहिए। तो सबसे पहले देखें आधा वर्ण गिना नहीं, तो इससे बाद में देखें कि क्या है, या में क्या है, आ। तो पहला वर्ण क्या है इसमें, गुरु। और जिसमें पहला वर्ण गुरु आए और 11 वर्ण हो तो छंद कौन सा कहलाता है, इंद्रवज्रा छंद कहलाता है। ये लो यहां पर देखा कि प्रथम वर्ण क्या होना चाहिए, गुरु होना चाहिए। तो प्रथम वर्ण क्या है, गुरु। हमको कॉपी नहीं भरनी, हमको तो क्या है, समझना है। और समझने में इतना ही समझना है, बेफालतू की रामायण नहीं पढ़नी कि प्रथम वर्ण गुरु होने पर 11 वर्ण होने पर छंद कौन सा कहलाता है, इंद्रवज्रा। और प्रथम वर्ण यदि लघु होगा और 11 वर्ण होंगे तो छंद कहलाएगा उपेंद्रवज्रा। ये दोनों भाई हैं। तो यहाँ पर देखें
यहां पर यदि तऊ जगोगे तो यहां पर निकल के आता है तऊ जगोगे। तो इनमें क्या है, आपके गण हैं तऊ जगोगे। तऊ का मतलब यदि तऊ जुड़ा रहता तो तगण कितना होता, एक, पर तऊ क्या है, अलग है तो तगण कितने हैं, दो तो इसमें क्या होते हैं तगण, एक क्या होता है जगण और दो क्या होते हैं इसमें गुरु। और इस प्रकार वर्णों की जो संख्या है वो कितनी होती है, 11 होती है। तो यहां पर जो निकल के आता है वो निकल के आया यहां पर तऊ जगऊ गे। तो यहां पर देखें तऊ से जो बनता है, क्या बनता है, कितने तगण, 2 तगण। जैसे क्या बनता है, 1 जगण और गौ और गे से क्या बनता है, 2 गुरु। ये कहता है इंद्र वज्रा छंद जिसमें 2 तगण हो, 1 जगण हो और 2 गुरु हो तो छंद कौन सा कहलाता है, इंद्र वज्रा छंद कहलाता है। ऐसा छंद जिसमें 11 वर्ण हो, जिसका पहला वर्ण क्या हो, गुरु हो, तो छंद कौन सा होता है, इंद्र वज्रा छंद होता है। यहां पर देखें इसी लक्षण से, हम उदाहरण नहीं पढ़ेंगे, हमको लक्षण से ही छंद का नाम बता देते हैं। कुछ उदाहरणों को लिखवाते हैं, कॉपी भरते हैं, कॉपी नहीं भरनी, हमको तो उत्तर देना है। एक प्रश्न हमारा जो आए वो क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। सही लक्षण से भी हो जाता है पर हम उदाहरण लिखते हैं, उदाहरणों से कोई मतलब नहीं है, हम लक्षण से ही क्या पढ़ने जा रहे हैं, छंद पढ़ रहे हैं। तो यहां पर देखें सबसे पहले तो हमने वर्ण गिना, वर्ण कितने हैं, 11। फिर बात करें कि ये क्या कहता है, तऊ जगोगे 2 तगण। और तगण के जो चिन्ह होते हैं, मैंने आपको बताया था कि तगण का जो निर्माण है, ये माता राज भान सलगम, तो यगण, यगण के बाद मगण, मगण के बाद तगण, तो ताराज आता है उसमें, और ताराज का मतलब होता है 551। तो यहां पर तगण की बात करें तो तगण का नाम है 551। जैसे जगण की बात करें तो जगण का नाम है 151। जय भान से क्या बनता है, जगण। और गुरु आप जानते ही हो कि गुरु के लिए हम एस का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, एस का प्रयोग। अब देखें गण चिन्ह लगाकर देखते हैं इसी लक्षण पर। सबसे पहले यहां पर देखें क्या लगा, गुरु, प्रथम वर्ण क्या है, गुरु, तो छंद कौन सा है, इंद्र वज्रा। इसके बाद देखें आदा ने है, किसमें जुड़ेगा, इसमें जुड़ा, तो ये भी क्या हो गया, गुरु। यहां पर देखें द्रे, तो यहां पर 551, तो यहां द्रे क्या होगा, लघु। यहां पर देखें क्या है, लघु। यहां पर क्या है, गुरु। यहां पर देखें क्या है, लघु। यहां देखें क्या है, लघु। यहां देखें क्या है, गुरु। यहां देखें क्या है, लघु। और यहां देखें क्या है, गुरु। यहां पर भी क्या है, गुरु, क्योंकि विसर्ग लगा हुआ है। जब विसर्ग होता है तो पहले वाला वर्ण क्या हो जाता है, गुरु। यहां पर देखें 3-3 का जोड़ा बनता है, कितने का जोड़ा बनता है, 3-3 का। यहां पर देखें कि आधा रे है जो वे में मिलकर गुरु बन जाता है। देखो 551, 551, 151 और डबल एस। यहां पर 551, 551 कितनी बार आने चाहिए, 2 बार। 151 कितनी बार आना चाहिए, 1 बार। और गुरु कितने होने चाहिए, अंत में 2 गुरु होने चाहिए। तो छंद कौन सा कहलाता है, इंद्र वज्रा छंद कहलाता है। हमने गण चिन्ह लगाए और गण चिन्ह से हमको पता चला कि 2 तगड़ों का, 1 जगण का और 2 गुरु का प्रयोग किस छंद में करते हैं, इंद्र वज्रा छंद में करते हैं। तो इसका जो लक्षण निकल के आता है तऊ जगोगे। इसका एक भाई आता है उपेंद्र वज्रा। यहां पर तो पहला वर्ण कैसा है, गुरु, पर उपेंद्र वज्रा में जो पहला वर्ण है वो कैसा होता है, लघु। पहला वर्ण गुरु होने पर इंद्र वज्रा और पहला वर्ण लघु होने पर उपेंद्र वज्रा छंद कहलाता है। तो यहां पर हमने अभी पढ़ा इंद्र वज्रा कितने वर्ण, 11 वर्ण। लक्षण है शादी इंद्र वज्रा यदि तऊ जगोगे, तऊ जगोगे इसका लक्षण निकल के आया बाहर। और तऊ का मतलब है 2 तगण, जय का मतलब है 1 जगण, गौ का मतलब 1 गुरु और गे का मतलब भी 1 गुरु। तो गुरु कितने हो गए, 2। तो सबसे पहले इतना ही देखें, यदि शॉर्ट में पढ़ें तो यहां पर लिख दी मैंने शॉर्ट ट्रिक कि प्रथम वर्ण क्या होना चाहिए, गुरु होना चाहिए। इस प्रथम वर्ण से ही हमारा प्रश्न क्या हो जाता है, सही हो जाता है।
तो ज़्यादा रामायण नहीं पढ़ें, इतना ही पढ़ें कि हमारा प्रश्न क्या हो, सही हो। आगे देखें, अगला जो है आपके, इसका भाई है उपेंद्र वज्रा। कौन सा छंद है? उपेंद्र वज्रा। उपेंद्र वज्रा क्या कहता है? उपेंद्र वज्रा छंद। और उपेंद्र वज्रा छंद में भी कितने वर्ण होते हैं? 11 वर्ण होते हैं। इसमें जो प्रथम वर्ण है वो आपके लघु होता है। यहां पर देखें, सबसे पहले हम देखेंगे लक्षण। उपेंद्र वज्रा जत जास ततो गौ। यहां पर देखें, सबसे पहले तो हम क्या है, वर्णों को गिने कि 11 वर्ण है कि नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब ये देखना है 11 वर्ण तो है, पर पहले वर्ण को देखें कि पहला वर्ण गुरु है कि लघु है। पहला वर्ण देखें ऊ है। कैसा ऊ है? छोटा ऊ है। और छोटा ऊ किस में आएगा? लघु में। और प्रथम वर्ण लघु किस में आता है? उपेंद्र वज्रा में। तो यहां पर हमने चिन्ह लगाया इस ऊ के ऊपर लघु का। तो प्रथम वर्ण लघु कौन सा छंद कहलाता है? उपेंद्र वज्रा। और प्रथम वर्ण गुरु कौन सा छंद कहलाता है? इंद्र वज्रा। तो ये दोनों भाई हैं आपस में। तो यहां से एक निकल के आता है जस जास ततो गौ। ये यहां पर निकल के आया। यहां पर देखें, जे का मतलब है जगन, ते का मतलब है तगन और जे का मतलब है जगन। तो यहां पर जो गण हैं उन गण को देख रहे हैं। सबसे पहले है आपके जगन, जगन के बाद है तगन और तगन के बाद आ रहा है फिर जगन और उसके बाद आ रहे हैं आपके कितने गुरु? 2 गुरु। यहां पर देखें, जगन अभी बताया था, जगन किसे कहते हैं? 151 को। तगन किसे कहते हैं? 551 को। और जगन किसे कहा है? 151 को। और गुरु जानते ही हैं, 2 गुरु होंगे तो क्या होंगे? 2 ऐसे होंगे। तो यहां पर देखें कि जगन जब पहले है तो प्रथम जो वर्ण है वो कैसा होता है? लघु। और तगन यदि है तो प्रथम वर्ण कैसा होता है? गुरु। तो यहां पर देखें, जगन, तगन और जगन कौन से छंद में आते हैं? उपेंद्र वज्रा छंद में आते हैं। और 2 तगन और 1 जगन किस में आता है? इंद्र वज्रा छंद में आता है। दोनों 2 गुरु इसमें भी आते हैं और 2 गुरु उसमें भी आते हैं। तो अंतर क्या है? यहां पर तो आए हैं आपके 2 जगन और वहां पर आते हैं आपके 2 तगन। तो ये ध्यान रहे। अब सबसे पहले देखना क्या है? वर्ण गिन लिए, कितने हैं? 11। और ये नहीं कि पूरे वर्णों पर आप गण चिन्हों का प्रयोग करें, आप एक वर्ण पर ही लगा के देख लें कि छंद कौन सा है। हमने पहला वर्ण लिया और पहले वर्ण पर चिन्ह लगाया, लघु लगा। और लघु लगते ही हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कौन सा है? उपेंद्र वज्रा छंद है। कौन सा है? उपेंद्र वज्रा छंद है। और उपेंद्र वज्रा छंद कितने वर्ण हैं? 11 वर्ण। और यदि प्रथम वर्ण गुरु होता है तो कौन सा छंद है? इंद्र वज्रा छंद है। तो यहां पर देखें, गण चिन्ह लगा लो पूरे में। यहां देखें पे किसकी मात्रा है? 1 की। वैसे आधा नए है, ये भी जुड़ जाएगा। पहले से ही गुरु है, तो गुरु है तो किसका चिन्ह लगाएं? गुरु का ही चिन्ह लगाना है। ये लगा दिया गुरु का चिन्ह। यहां पर देखें, दे है, कैसा लगेगा? लघु। यहां देखें कैसा? लघु। यहां कैसा? गुरु। यहां देखें लघु, यहां लघु, यहां गुरु, यहां लघु, यहां पर गुरु और यहां पर भी गुरु। अब जोड़े बनाते हैं 3-3 के, और 3-3 के जब जोड़े बनाते हैं, बनाओ।
151, 151, 151, सही है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो क्या गलती रही? गलती ये रही हमारी कि जो आधा रे है, ये आधा रे किस में मिलता है? पहले वाले में। और पहले वाले में जब मिलता है तो ये क्या हो जाता है? एस बन जाता है। और एस बनने पर हमारा जो जोड़ा है वो किसका बन जाता है? 551 का बन जाता है। तो 151, 551, 151 और डबल एस, ये किस में आता है? उपेंद्र वज्रा छंद में आता है। तो हमारे देखें कि जगण 151, तगण 551, जगण 151 और गुरु डबल एस, ये ही है क्या? बिल्कुल यही है। तो छंद का नाम क्या होगा? उपेंद्र वज्रा छंद होगा। और उपेंद्र वज्रा, ये इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा, इन दोनों छंदों से एक छंद का निर्माण होता है जिसका नाम है उपजाति छंद। ध्यान रहे, एग्जाम में यदि उपजाति छंद आ रहा है तो आप चारों चरणों को देखें। हो सकता है कि एक चरण में इंद्र वज्रा हो, 3 चरणों में उपेंद्र वज्रा हो सकता है कि 3 चरणों में उपेंद्र वज्रा हो और 1 चरण में इंद्र वज्रा हो सकता है कि 2 चरणों में इंद्र वज्रा हो और 2 चरणों में उपेंद्र वज्रा हो सकता है ऊपर उपेंद्र वज्रा हो, नीचे इंद्र वज्रा हो। यदि ऑप्शन में एग्जाम में उपजाति आए तो चारों चरणों को देखें और चारों चरणों को देखने के बाद उसकी फिर छंद का नाम बताएं। यदि उपजाति ऑप्शन में उपजाति नहीं है तो आप पहले वर्ण को देखकर ही छंद का क्या बता सकते हैं? नाम बता सकते हैं। तो ये अगला जो छंद है वो पढ़ने जा रहे हैं हम, उपजाति छंद। और उपजाति में दोनों छंदों का क्या होता है? मिश्रण, इंद्र वज्रा का और उपेंद्र वज्रा का। उपजाति में भी कितने वर्ण होते हैं? 11 वर्ण। तो पढ़ने जा रहे हैं अगला छंद, उपजाति छंद। और उपजाति में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना होता, इतना ही पढ़ना होता है। चौथा जो छंद है जिसका नाम है उपजाति छंद। उपजाति छंद में भी आपके 11 वर्ण होते हैं और इन 11 वर्णों में इंद्र वज्रा प्लस उपेंद्र वज्रा का मिश्रण होता है। अब कह सकते हैं आपके कि एक चरण में इंद्र वज्रा, तो 3 चरणों में क्या हो सकता है? उपेंद्र वज्रा। हो सकता है कि 2 चरण में इंद्र वज्रा और 2 चरण में क्या हो आपके? उपेंद्र वज्रा। तो कहने का मतलब यह है कि उपजाति में भी कितने वर्ण होते हैं? 11 वर्ण। और इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा दोनों छंदों का क्या होता है? इसमें मिश्रण होता है। जब उपजाति छंद आपके ऑप्शन में दिया हुआ है तो चारों चरणों को देखें। ये देखें कि पहले चरण में हो सकता है कि इंद्र वज्रा हो, बाकी 3 चरणों में क्या हो? आपके उपेंद्र वज्रा हो। इसका उल्टा भी हो सकता है कि पहले चरण में उपेंद्र वज्रा हो और 3 चरणों में क्या हो? इंद्र वज्रा हो। आपके 2 चरणों में हो सकता है कि इंद्र वज्रा हो और 2 चरणों में क्या हो? उपेंद्र वज्रा। और जब 2 चरणों में इंद्र वज्रा और 2 चरणों में उपेंद्र वज्रा है तो निश्चित मान के चलो कि किसका मिश्रण है? दोनों का मिश्रण है। और दोनों का जब मिश्रण है तो छंद का नाम क्या है? उपजाति छंद है। तो ये पिछली भर्ती में पूछा गया था उपजाति। यदि उपजाति दिखता है तो चारों चरणों को अच्छी तरीके से देखें, ढंग से देखें कि उपजाति आ चुका है। तो इसका विशेष ध्यान रहे। उपजाति से आगे बढ़ते हैं। 5वां जो छंद है वो है आपके वंशज छंद।
देखें, वंशज छंद, भुजंग प्रियात छंद और द्रुत विलंबित छंद, ये तीनों छंद जो हैं वो 12 वर्णों वाले छंद हैं। तो ध्यान रहे, जो आपके वंशज छंद है उसको हम 151 के नाम से जानते हैं। सबसे पहले तो हम वर्णों को गिने कि 12 वर्ण हैं, और 12 वर्णों में से शुरू के जो 3 वर्ण हैं उन पर गण चिन्ह का प्रयोग करें, और गण चिन्ह का प्रयोग करने के बाद उसमें देखें कि 151 जो है वो किसका निर्माण करता है, जगण का निर्माण करता है। और जगण 12 वर्णों में सबसे पहले किसमें आता है, वो वंशज छंद में आता है। तो इस प्रकार हम देखें, इसका जो लक्षण है वो है जतौ तु वंशस्त मुदीरितम जरऊ। तो सबसे पहले तो हम वर्णों को गिनेंगे, और वर्णों को गिनकर हम क्या है, गण चिन्ह का प्रयोग करेंगे, और 3 ही वर्णों पर करेंगे। जैसे बात करें, हमने गण चिन्ह का प्रयोग किया तो किसका जोड़ा बना, 151 का जोड़ा बना, और 151 किस में आता है, वंशज छंद में आता है। तो यहां पर देखें, इसमें से जो निकल कर आता है वो है जतौ और जरऊ। तो यहां पर देखें, जतौ और जरऊ की बात करें तो इसमें जो गणों की बात है, सबसे पहले है आपके जगण, जगण के बाद है तगण, तगण के बाद है जगण, और जगण के बाद है रगण। तो यहां पर देखें, जगण किसे कहते हैं, 151 को, तगण किसे कहते हैं, 551 को, जगण किसे कह रहे हैं, 151 को, और रगण किसे कहते हैं, 515 को। तो यहां पर देखें, इसमें 4 गण हैं। जतौ जरऊ की बात करें, जगण, तगण, जगण और रगण। वंशज छंद कहता है कि कितने वर्ण होने चाहिए, 12 वर्ण होने चाहिए। 12 वर्णों की भी बात करें तो 3 वर्णों पर हम गण चिन्ह का प्रयोग करें, और गण चिन्ह लगाकर सबसे पहले जैसे 151 का जोड़ा यदि बना तो छंद का नाम क्या बताना है, वंशज। ठीक है, 151 कौन से छंद को कहते हैं, वंशज। कितने वर्ण होने चाहिए, 12 वर्ण होने चाहिए। जतौ जरऊ इसका क्या है, लक्षण है, जतौ तु वंशस्त मुदीरितम जरऊ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, और 12 वर्णों वाला छंद कौन सा है, वंशज छंद है। कौन सा छंद है, वंशज छंद है। तो यहां पर देखें, एक 2 छंद और हैं जो भी 12 वर्णों वाले छंद हैं। एक तो है द्रुत विलंबित और एक है भुजंग प्रियात। द्रुत विलंबित में भी छंद में, द्रुत विलंबित में भी 12 वर्ण होते हैं और भुजंग प्रियात में भी 12 वर्ण होते हैं। जैसे द्रुत विलंबितम महा नभौ भरऊ। अब नगण में 111 कौन से छंद में आता है, द्रुत विलंबित में। जैसे चतुर्भी यकारई भुजंग प्रियातम। तो वहां पर यगण का मतलब है 155, और 155 किस में आता है, भुजंग प्रियात में आता है। 4 यगणों का प्रयोग किस में किया जाता है, भुजंग प्रियात में किया जाता है। तो कहने का मतलब यह है, ये 12 जो वर्ण वाले छंद हैं वो 3 हैं। एक तो है वंशस्थ, एक है द्रुत विलंबित और एक है भुजंग प्रियात, और तीनों ही छंदों में 12-12 वर्ण होते हैं। तो पहचाने कैसे, 151 नाम है वंशस्थ का, 111 नाम है द्रुत विलंबित का, और 155 नाम है भुजंग प्रियात का। तो ऐसे हमको पहचानना है। जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरऊ। जतौ जरऊ, जगण, तगण, जगण, रगण, इन 4 गणों का प्रयोग किस छंद में करते हैं, वंशस्थ में। शुरू के 3 वर्णों पर गण चिन्ह लगाएं, और गण चिन्ह लगाकर यदि जोड़ा 151 का बनता है तो छंद का नाम क्या बताएं, वंशज छंद बताएं। इससे अगला जो छंद है वो पढ़ने जा रहे हैं हम, द्रुत विलंबित छंद। और द्रुत विलंबित छंद में भी आपके 12 वर्ण होते हैं। उसको कैसे पहचाने, द्रुत विलंबित का मतलब है 111 ट्रिक बनाई हुई है। 151 तो कहते हैं वंशस्थ को, 111 कहते हैं द्रुत विलंबित को, और 155 कहते हैं भुजंग प्रियात को।
यहां देखें छठा जो छंद है वो है आपके द्रुत विलंबित। ये भी जो छंद है कितने वर्णों वाला है? 12 वर्णों वाला छंद है। इसकी एक ट्रिक निकल के आती है, इसमें 3 वर्णों पर जो गण चिन्ह लगते हैं वो 111 के रूप में लगते हैं। इसमें सबसे पहले नगण आता है तो इसको एक नाम दे दिया जाता है, वो नाम है 111। 111 नाम होता है नगण का। किसका नाम है? नगण का। और 111 के छंद का नाम है द्रुत विलंबित छंद का नाम है। सबसे पहले बात कर रहे हैं लक्षण की कि द्रुत विलंबित छंद का जो लक्षण है वो क्या है? द्रुत विलंबित छंद का लक्षण है द्रुत विलंबितम माह नभौ भरौ। तो यहां पर देखें सबसे पहले तो कितने वर्ण होने चाहिए? 12 वर्ण होने चाहिए। और 12 वर्णों के बाद शुरू के जो 3 वर्ण हैं उसमें किसका प्रयोग होना चाहिए? 111 का प्रयोग होना चाहिए, नगण का प्रयोग होना चाहिए। और यदि नगण का प्रयोग हो रहा है और वर्ण आपके 12 हैं तो आपका छंद कौन सा होगा? द्रुत विलंबित छंद होता है। तो यहां पर देखें सबसे पहले तो हम वर्णों को गिने कि 12 वर्ण हैं कि नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 बिल्कुल सही है। अब शुरू के जो 3 वर्ण हैं उस पर गण चिन्ह लगाकर देखें। हमने शुरू के 3 वर्णों पर गण चिन्ह लगा दिए और गण चिन्ह क्या बना? 111। और 111 किसका नाम है? नगण का। और नगण किस छंद को कहते हैं? द्रुत विलंबित छंद को कहते हैं। एक छोटी सी ट्रिक निकल के आती है कि नगण किस छंद का नाम है? द्रुत विलंबित का। जैसे बात करें अभी इससे पहले हमने वंशस्थ पढ़ा था और जगण किसका नाम है? वंशस्थ का। जैसे इसके बाद पढ़ेंगे हम भुजंग प्रियात। भुजंग प्रियात है यगण। यगण किसका नाम है? भुजंग प्रियात का। तीनों ही छंदों में 12-12 वर्ण हैं। तो यहां पर देखें इसका जो लक्षण निकल के आया है हमारे सामने वो है आपके नभौ भरौ। क्या है? नभौ भरौ। अब देखो नभौ भरौ से हम देखते हैं इसमें भी 4 गण आते हैं। 4 गणों की बात करें तो सबसे पहला जो गण है वो है आपके नगण, दूसरा गण है आपके भगण, तीसरा जो गण है वो भी क्या है? भगण, और चौथा जो गण है वो आपके है रगण। यहां पर देखें नगण कहते हैं 111 को, भगण की बात करें तो 511, भगण की बात करें तो 511 और रगण की बात करें तो 515। तो यहां पर भी 4 गणों का प्रयोग किया जाता है। तो हमको शुरू का गण देखना है। शुरू का गण क्या है? हमारा नगण है। उस नगण को हमको 3 वर्णों पर लगाया, 1 1 1 1 1 1। तो 111 नगण का है और नगण का प्रयोग कौन से छंद में? द्रुत विलंबित छंद में किया जाता है। द्रुत विलंबितम महानभौ भरौ। यहां पर देखें आगे लगाएंगे तो आधा वर्ण पहले वाले में मिलेगा तो गुरु बन जाएगा और गुरु बनने पर फिर यहां पर क्या हो जाएगा? लघु। और यदि अनुस्वार को हटा दे तब भी क्या है आपका? सही है, महानभौ भरौ। नभौ भरौ का मतलब नगण, भगण, भगण और रगण। तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो वर्णों को गिने और वर्णों को गिनकर 3 वर्णों पर गण चिन्ह का प्रयोग करें। और हमने 3 वर्णों पर गण चिन्ह लगाए तो यदि हमारा 111 यदि बनता है तो छंद का नाम क्या बताना है? द्रुत विलंबित। और यदि 111 नहीं बन रहा और आपका 151 बनता है तो छंद का नाम क्या बताएं? वंशस्थ। और यदि 151 भी नहीं बनता और 155 बन रहा है तो छंद का नाम बताएं? भुजंग प्रियात। द्रुत विलंबित छंद 12 वर्णों वाला छंद। शुरू में क्या होगा? नगण होगा। यहां लक्षण की बात करें द्रुत विलंबित महानभौ भरौ, यहां पर शुरू के 3 वर्णों पर गण चिन्ह लगाकर क्या बताएं? छंद का नाम बता दें कि क्या है? नगण। 4 गणों का इसमें प्रयोग होता है। नभौ भरौ, नगण, न से नगण, भै से भगण, भै से भगण और रै से रगण। 111 511 511 और 515। अगला जो छंद है कर दिया भाई ना? चलो ठीक है।
अगला जो छंद है आपके 7वें नंबर का, वो है आपके भुजंग प्रियात। और भुजंग प्रियात छंद में भी आपके कितने वर्ण होते हैं? 12 वर्ण होते हैं। अब पहचाने कैसे 12 वर्णों वाले 3 छंद हैं? तो मैंने एक ट्रिक बताई है आपको। 151 कहते हैं वंशस्थ को, 111 कहते हैं द्रुत विलंबित को, और 155 कहते हैं भुजंग प्रियात को। इस ट्रिक के माध्यम से हम छंद का नाम बता सकते हैं। तो इस छंद का नाम है 155, और 155 नाम होता है यगण का, और 4 यगणों वाला एक ही छंद है जिसका नाम है भुजंग प्रियात। लक्षण की बात करें हम, चतुर्भी यकारी भुजंग प्रियातम यहां पर देखें 4 यगण, 4 यगण का प्रयोग एक ही छंद में किया जाता है, वो है आपके भुजंग प्रियात। जैसे बात करें यगण को हम प्रदर्शित करते हैं 155 से, तो हमको देखना है शुरू में कि 155 यहां पर देखें कि शुरू में गण चिन्ह का प्रयोग करें। लक्षण में शुरू में हमने देखा लघु, लघु के बाद जो आधा रे है ये पहले वाले वर्ण में आएगा, तो ये कैसा हो जाएगा? गुरु। और जो ये के ऊपर आधा रे लगा हुआ है ये पहले वाले वर्ण में आएगा, तो ये भी क्या बनेगा? गुरु। तो यहाँ पर जो जोड़ा बना किसका बना? 155 का। और 155 नाम होता है यगण का। 4 यगणों का प्रयोग किस छंद में किया जाता है? भुजंग प्रियात में किया जाता है। इसमें आप जो नाम रखा गया है इसका नाम है 155 वाला छंद, 111 वाला छंद है आपके द्रुत विलंबित, और 151 वाला जो छंद है वो नाम है वंशज छंद का। ऐसे याद हम रख सकते हैं। तो 12 वर्णों वाले 3 छंद हैं। पहला नाम था वंशस्थ, दूसरा नाम था द्रुत विलंबित, तीसरा नाम था भुजंग प्रियात। 151 कहते हैं वंशस्थ को, 111 कहते हैं द्रुत विलंबित को, और 155 कहते हैं भुजंग प्रियात को। तीनों ही 12 वर्णों वाले छंद हैं। लक्षण से ही हम पहचान लेते हैं। शुरू के 3 वर्णों पर गण चिन्ह का प्रयोग करें, और गण चिन्ह लगाकर हम छंद का क्या बता सकते हैं? नाम बता सकते हैं। वर्णों को गिने, 12 वर्ण हैं, और शुरू में यदि 151 है तो नाम होगा वंशस्थ। यदि 12 वर्ण है और शुरू के 3 वर्णों पर 111 का जोड़ा है तो नाम होगा द्रुत विलंबित। यदि 12 वर्ण हैं और शुरू में जोड़ा 155 का है तो नाम होगा भुजंग प्रियात। ये अभी तक हम 12 वर्णों तक पढ़ चुके हैं। सबसे पहला पढ़ा था अनुष्टुप 8 वर्णों वाला, उसके बाद हमने 11 वर्णों वाले 3 छंद पढ़े, इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपजाति। उसके बाद हमने 12 वर्णों वाले भी 3 छंद पढ़े। पहला पढ़ा वंशस्थ, दूसरा पढ़ा द्रुत विलंबित, तीसरा पढ़ा भुजंग प्रियात। उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं 14 वर्णों वाला एक ही छंद है जिसका नाम है वसंत तिलका छंद। उक्ता वसंत तिलका तबजा जगौगे। कितने वर्ण होने चाहिए? 14 वर्ण होने चाहिए। और 14 वर्णों वाला एक ही छंद है जिसका नाम है वसंत तिलका छंद। ध्यान रहे 11 वर्णों वाले 3 छंद हैं, 12 वर्णों वाले भी 3 छंद हैं, 17 वर्ण वाले 2 छंद हैं, बाकी सभी एक एक छंद हैं। इसका ध्यान रखें। 4 यगण किस में आते हैं? भुजंग प्रियात में आते हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहां पर देखें 8वां जो छंद है जिसका नाम है वसंत तिलका छंद। यहां पर देखें कि वसंत तिलका छंद है वो आपके कितने वर्णों वाला छंद है? 14 वर्णों वाला छंद है। सबसे पहले बात कर रहे हैं लक्षण की। वसंत तिलका छंद का जो लक्षण है वो लक्षण है आपके उक्ता वसंत तिलका
तब जा जगोगे। यहां पर देखें, सबसे पहले हम वर्णों को गिनते हैं। वर्ण कितने होने चाहिए? 14 वर्ण, और 14 वर्णों वाला एक ही छंद है आपके, जिसका नाम है वसंतिल का छंद। यहां पर देखें, उक्ता वसंतिल का तब जा जगोगे। तो यहां पर वर्णों को गिने सबसे पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, और 14 वर्ण होते ही दिमाग में आ जाना चाहिए कि कौन सा छंद होगा? वसंतिल का छंद होगा। वसंतिल का छंद क्या कहता है? वसंतिल का छंद कहता है तब जा जगोगे। तैसे तगण, भैसे भगण, जैसे जगण, जैसे जगण, और कितने गुरु? 2 गुरु होने चाहिए। तो छंद कौन सा कहलाता है? वसंतिल का छंद कहलाता है। तो देखें, यहां पर तब जा जगोगे, तो यहां देखें, तैसे तगण, वैसे बगण, जैसे जगण, जैसे जगण, और 1 गुरु और 1 गुरु, कितने हो गए? 2 गुरु। तो यहां पर देखें, सबसे पहले तगण, तगण के बाद क्या है? भगण, भगण के बाद है जगण, और जगण के बाद फिर जगण, और जगण के बाद आ रहे हैं आपके कितने गुरु? 2 गुरु। तो यहां पर देखें कि तगण को किससे प्रदर्शित करते हैं? 551 से। भगण को किससे प्रदर्शित करते हैं? 511 से। जगण को कैसे करते हैं? 151 से। जगण को किससे करते हैं? 151 से। और गुरु के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? 2S, डबल एस का प्रयोग 2 गुरु के लिए करते हैं। 1 गुरु के लिए सिंगल एस, और 2 गुरु के लिए डबल एस का प्रयोग करते हैं। तगण, भगण, जगण, जगण, और 2 गुरुओं का प्रयोग आपके किस छंद में? वसंतिल का छंद में प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर देखें, कितने वर्ण होने चाहिए? 14 वर्ण, और 14 वर्णों वाला एक ही छंद है आपके, जिसका नाम है वसंतिल का छंद। कौन सा छंद है? वसंतिल का। देखें, वसंतिल का छंद कहता है कि तगण, भगण, जगण, जगण, और कितने गुरु होने चाहिए? 2 गुरु होने चाहिए। तो आपका कौन सा छंद कहलाता है? वसंतिल का छंद कहलाता है। तो यहां पर देखें, गण चिन्हों का यदि प्रयोग करें तो गण चिन्ह लगाएं। यहां देखें, (551) का जोड़ा, 511 का जोड़ा, 151 का जोड़ा, 151 का जोड़ा, और डबल एस का जोड़ा। 551 का मतलब है तगण, 511 का मतलब है भगण, 151 का मतलब है जगण, 151 का मतलब है जगण, और कितने गुरु? 2 गुरु। तो छंद कौन सा होगा? वसंतिल का छंद होगा। वसंतिल का छंद 14 वर्णों वाला छंद। तब जा जगोगे, तगण, भगण, जगण, जगण, और कितने गुरु? 2 गुरु होने चाहिए। तो छंद कौन सा कहलाता है? वसंतिल का छंद कहलाता है। ये तो हुआ आपके 14 वर्णों वाला। इससे आगे की ओर जब बढ़ते हैं तो 15 वर्णों वाला छंद आता है मालनी छंद। और मालनी ऐसा छंद है जिसमें वर्णों की संख्या 15 होती है। जैसे बात करें हम लक्षण की, ने, में, ये, युतेयम, मालनी, भोगी, लोकई। यहां पर भोगी की जो संख्या है वो 8 बताई गई है, और लोक की जो संख्या है वो 7 बताई गई है। कई बार ये संख्या को भी पूछ लेता है, भोगी इत्यत्र कह संख्या अस्ति, कि भोगी की यहाँ पर कौन सी संख्या है या क्या संख्या है। तो भोगी को हम प्रदर्शित करते हैं 8 से, और लोक को प्रदर्शित करते हैं 7 से, और 87 जो नाम है वो आपके मालनी छंद का नाम है। तो पढ़ने जा रहे हैं वसंतिलका से अगला जो छंद है वो आपका छंद है मालनी छंद।
मालनी जो छंद है वो 15 वर्णों वाला छंद है। और यहाँ पर इसको कह सकते हैं 8 + 7। 8 तो कहते हैं हम भोगी और 7 कहते हैं हम लोक। भोगी की जो संख्या है वो है आपके 8 और लोक की जो संख्या है वो है आपके 7। यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मालनी छंद के लक्षण की, कि मालनी छंद का जो लक्षण है वो क्या है। मालनी छंद का जो लक्षण है ने, में, ये, युतेयम, मालनी, भोगी, लोकई। यहां पर देखें ने का मतलब नगण, ने का मतलब नगण, में का मतलब मगण, ये का मतलब यगण और ये का मतलब यगण। कितने गण? 5 गण। तो 5 गण हो गए तो संख्या कितनी हो गई? 15। तो यहां पर देखें युतेयम, मालनी, भोगी, लोकई। तो यहां पर भोगी का जो है उसकी संख्या होती है 8 और लोक की जो संख्या होती है वो होती है 7। तो ये कई बार कई एग्जामों में पूछा जा चुका है इन संख्याओं के बारे में। तो भोगी की संख्या हमको पता होनी चाहिए कितनी होती है? 8 और लोक की जो संख्या है वो क्या होती है? 7। और 8 और 7 मिलकर क्या हो जाते हैं? 15 हो जाते हैं। तो यहां पर बात कर रहे हैं हम ने, में, ये। यहां पर देखें सबसे पहले यह है आपके क्या? नगण। नगण के बाद फिर क्या है? नगण। नगण के बाद फिर क्या है? मगण। और मगण के बाद क्या है? यगण। और यगण के बाद फिर क्या है? यगण। तो यहाँ पर देखें नगण को 111, नगण को 111, मगण को 555, यगण को 155 और यगण को 155। ये 5 गण हैं आपके कौन से छंद में? मालनी छंद में। विशेषकर मालनी छंद में से जो पूछा जाता है वो इन संख्याओं के बारे में पूछा जाता है। तो विशेषकर किस पर फोकस करें? संख्या पर फोकस करें। 8 और 7 का मतलब समझेंगे, 8 है भोगी का मतलब और 7 है लोक का। तो यहाँ पर देखें मालनी छंद कितने वर्ण हैं? 15 वर्ण। 15 वर्णों को 2 भागों में बांट दिया 8 और 7 के रूप में। 8 और 7 पर क्या होती है आपकी? यति। यति कहते हैं विराम को, रुकना पड़ता है, यति कहते हैं विराम को। तो 7 और 8 या 8 या 7, तो सबसे पहले हमको रुकना है 8 पर। 8 के बाद अंत में कहाँ लगेगी यति? विराम कहाँ लेना है? 7 पर। तो यहाँ पर देखें कि सबसे पहले 8 यहाँ पर हमने विराम लगाया लिया हमने और उसके बाद क्या है? 7। तो यहाँ पर देखें गण चिन्हों का यदि प्रयोग करें तो शुरू में क्या आना चाहिए? नगण आना चाहिए। तो देखें जोड़ा किसका बना? नगण का। फिर भी क्या आना चाहिए? नगण आना चाहिए। फिर भी जोड़ा किसका बना? नगण का। उसके बाद क्या आना चाहिए? मगण आना चाहिए। जोड़ा किसका बना? मगण का। उसके बाद देखें यगण आना चाहिए। किसका जोड़ा बना? यगण का। और उसके बाद देखें यहां पर जोड़ा किसका बना? यगण का। तो कहने का मतलब 2 तो यगणों का प्रयोग, 1 मगण का प्रयोग और 2 यगणों का प्रयोग किस छंद में किया जाता है? मालनी छंद में किया जाता है। मालनी छंद कितने वर्ण हैं? 15 वर्ण। इन 15 वर्णों को 2 भागों में बांटा गया, एक तो 7 8 के रूप में और एक 7 के रूप में। 8 और 7 को जोड़ते हैं तो संख्या 15 होती है। ने, में, ये, यू, तेयम, मालनी, भोगी, लोकई। तो भोगी की संख्या है 8 और लोक की संख्या है 7। तो यहाँ पर ने, में, ये इसका लक्षण है। ये निकल के आए हमारे गण, नगण, नगण, मगण, यगण, यगण। और पांचों को देखें तो कितनी हो गई संख्या? 15। और 15 वर्णों वाला मात्र आपके एक छंद है जिसका नाम है मालनी छंद। और ये हमने आज 9 छंद पढ़े और 9 छंदों के साथ हमने एक मात्रिक छंद भी पढ़ा, आर्या। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।